अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मिस। कैपेसिटिव एलिमेंट वाली। ये बताओ कि कैपेसिटिव एलिमेंट वाली शेयर हो रही है? अरे यार आवाज तो निकालो तुम लोग। यस मिस, शो हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट, मुझे 5 मिनट हम वेट करते हैं बाकी लोगों का, तो इतने आ जाते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आती हूँ 5 मिनट में, फिर क्लास स्टार्ट करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर हो रही होगी। लेट मी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कौन आया है? अभी भी कोई आया है? नहीं। ओके, स्टार्ट। अच्छा ठीक है, कल लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों से ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसा होता है। ये एक साइन वेव की तरह होता है। साइनसॉइडल, इसका जो सिंबल होता है वो साइन वेव जैसा होता है। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों होता है? क्योंकि जो है आपके पास इसको ऑल्टरनेटिंग करंट या साइन वेव, इसका सिंबल साइन वेव जैसा ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि असल में हमारे पास हो ये रहा होता है कि आपके पास दो टाइप के करंट होते हैं। एक आपके पास डीसी करंट होता है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो स्ट्रेट कहीं भी एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है ना वो फ्लो करता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? लाइक साइन वेव होता है, क्योंकि उसकी हर पॉइंट पे, हर उस पे जो है हर इंस्टेंट पे उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। Let me explain this. So, means जैसे ये एक साइन वेव है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कुछ और है, फिर इस यहाँ पर भी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो हर जगह आपके पास इस करंट की डायरेक्शन या साइन वेव की डायरेक्शन आपके पास क्या कर रही है? फ्लक्चुएट कर रही है, और मतलब डिफरेंट रह रही है, सेम नहीं रह रही। तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसका जो हमारे पास हम एसी करंट जो देते हैं, एसी सोर्स जो देते हैं, वो ज़्यादातर हम RLC सर्किट्स में यूज़ करते हैं। RLC सर्किट, हमारे पास कई टाइप्स के सर्किट्स होते हैं जिसमें हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है, वो RC सर्किट कहलाता है। जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हो, वो रेजिस्टर इंडक्टर सर्किट कहलाएगा, और यानी RL सर्किट कहलाएगा। और जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर लगा हो वो कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट कहलाएगा। इसी तरीके से RLC सर्किट होता है जो कि तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, और उसी में हम जो है वो AC सोर्स यूज कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास होता क्या है कि जब आप उसमें लगाते हैं तो R रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों लगे होते हैं, तो वहां पर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स उससे कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि असल में जो हमारे पास अगर सिर्फ कैपेसिटर मौजूद हो, वो डायरेक्ट करंट को जाने नहीं देता है, वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, वो इसी करंट को जाने देता है। इसी तरीके का बिहेवियर हमारे पास जो है इंडक्टर में होता है। इंडक्टर क्या करता है कि वो डायरेक्ट करंट को भी जाने देता है और एसी करंट को भी जाने देता है कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन इसकी कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा रहे होते हैं किसी भी RLC सर्किट्स में, तो उसका जो EMF होता है बैटरी का, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो LC सर्किट के, LC ऑसिलेटर, कोई भी सर्किट हो जिसमें आपके पास LC इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज के दरमियान होती है, यानी 10 की पावर 3 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 6 तक। ठीक है, तो ये आपके पास किलो से लेकर मेगाहर्ट्ज तक हो गया। ये चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइन वेव है, तो उसका जो वोल्टेज है वो होता है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, V0 उसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा t आपके पास एंगल है, फेस एंगल है, जो कि हमें क्या बता रहा होता है? करंट और वोल्टेज के दरमियान का रिलेशनशिप बता रहा होता है। इसमें हमने जो है ये डायग्राम दी थी कि कॉइल रोटेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सम
लॉज लाइक फैराडे लॉ, तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो चेंज होती रहती हैं। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज होती रहती हैं, खैर यहाँ पर इन्होंने कंडीशन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की चेंज की नहीं रखी, इन्होंने ये बात बता दी कि जब आपके पास कॉइल रोटेट कर रहा है तो कॉइल की रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वहां पर जो साइनोसॉइडल ईएमएफ मिलेगा, यानी ये वाला, ये जो आपके पास ईएमएफ मिलेगा बैटरी का, वो इंड्यूस्ड होगा। बिकॉज आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमारे पास ये कहता है कि बाय चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज, फ्लक्स जनरेटेड एंड आल्सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज induced there or is generated there because of some conditions applied, and according to the Lenz law आपके पास जो बैटरी का ईएमएफ होता है उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ वो ऑपोजिट होती है आपके अप्लाइड करंट के। या मैं बात करूं कि जो हमारे इंड्यूस्ड बैटरी का वोल्टेज होता है या ईएमएफ होता है वो उसकी डायरेक्शन भी आपके अप्लाइड वोल्टेज के डिफरेंट होती है। अगर करंट की बात करेंगे इंड्यूस करंट की तो वो अप्लाइड करंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगी तो वो अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होगी। सो होता क्या है कि आपके पास जो है सर्किट में, अच्छा फैराडे लॉ से हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा था किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, वो ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो सोर्स लगी हुई होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो सोर्स होती है, एसी सोर्स होती है, सर्किट में कैसे लगी हुई होती है। इसका सिंबल आपके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसा होता है, लाइक साइन वेव की तरह होता है, यानी इस तरह का। ये आपके पास सिंबल बना है, इसको आप इस तरह भी बना सकते हो। ये आपको ये जहां नजर आ जाए इसका मतलब है वहां पर सर्किट में आपने क्या यूज किया है, एसी सोर्स यूज किया है। ठीक है, हमने फिर ये सर्किट कंसिडर कर लिया जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये करंट की डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, तो फिर उसमें करंट उन्होंने दिखाया कि करंट कितना है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट आपके पास कैसे कैलकुलेट होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन आर के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। V नॉट हमारे पास सवाल में गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं। फिर हमने सर्किट थ्योरी यूज की थी रेजिस्टिव एलिमेंट। रेजिस्टिव एलिमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास एसी सोर्स के साथ सिर्फ क्या लगा हुआ था, रेजिस्टिव लगा हुआ था। ठीक है, इसमें हमारे पास वोल्टेज वही सेम रहेगा कि वोल्टेज हमने बैटरी पर क्या अप्लाई किया है। अच्छा, वोल्टेज जो है चाहे हमारे पास रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए हो, कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए हो या इंडक्टिव एलिमेंट के लिए हो, तीनों में हमारे पास क्या रहता है, वो सेम रहता है। ये एसी सोर्स का सिंबल है, ये पोटेंशियल है। अब वो कह रहा है कि अगर एसी हमारे पास, हमें पता है कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, हमने एसी सोर्स लगाई है तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, और उसने कहा कि 1 सेकंड में वो 100 टाइम्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वो कह रहे करंट क्या होगा। हमने क्या किया, वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। हम वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक सर्किट है ना, ये एक सीरीज सर्किट है, सिंगल सीरीज लूप सर्किट। तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लग सकता है, केसीएल नहीं लग सकता, क्योंकि करंट डिफरेंट नहीं है, करंट की डायरेक्शन, करंट पूरे सर्किट में सेम गुजर रहा है। हमारे पास दो चीजें हैं सर्किट में, एक तो ये बैटरी लगी हुई है, इसका वोल्टेज, और एक रेजिस्टर, इसका वोल्टेज। तो हमारे पास दो वोल्टेजेस हुए हैं। तो ठीक है, V माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। अब आई आर को हम इधर ले गए, ये जो आपके पास वोल्टेज है ये किसका वोल्टेज है, ये आपके पास वोल्टेज इसका है। ठीक है, और इसका वोल्टेज क्या है आपके पास, ये है V। ठीक है, तो आई आर इधर चला गया, ये नेगेटिव हो गया था, यहाँ से हमने देखो ये फॉर्मूला इसका निकल कर आ गया, और इसी को यूज करते हुए हमने आई का भी जो है फॉर्मूला निकाल लिया था। ये चीज हमारे पास खत्म हुई थी। हमारे पास हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हमारे पास दोनों ही सेम आए हैं, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने फेस डिफरेंस निकाला था, फेस ऑफ V, फेस ऑफ E, ओमेगा टी हमारे पास एंगल होता है, यही आपके पास फेस। ये 0 आया है, 0 आने का मतलब है कि आपके पास जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसके साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है दोनों इन फेस है, यानी दोनों पैरेलल है। ठीक है, यानी इसका मतलब है दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो 0 है। तो ये बात हमने की थी, और दूसरी बात हमने ये भी की थी, अगर जहां हमारे पास वोल्टेज 0 वहीं करंट 0। हमने इसको कैसे देखा था, हमने इसको देखा था इसकी वेव डायग्राम में। ये आपके पास इसकी
फेसर डायग्राम थी, इसमें जो ब्लैक कलर था वो शो कर रहा था वोल्टेज को, उसी के ऊपर ड्रॉ किया था हमने करंट को भी, तो वो शो कर रहा था ग्रीन कलर करंट। ये हमारे पास इसकी वेव डायग्राम थी, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास इस पॉइंट पर जब टाइम जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो और करंट भी जीरो, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम यानी एंगल बढ़ता जा रहा है, हमारे पास यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है उसी तरीके से आपके पास करंट भी बढ़ रहा था। ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है, और जिस पॉइंट पे आपके पास पीक आ रही है, पीक से मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर उसी एंगल पे हमारे पास करंट भी मैक्सिमम आ रहा था। फिर दोबारा ये आपके पास पॉजिटिव हाफ है, इसको पॉजिटिव हाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर y जो है वो पॉजिटिव है, और जब वो नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हाफ कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा ये इंक्रीज होने के बाद पीक के बाद ये दोबारा डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर आके इस पे दोबारा आके जीरो हो गया दोनों, फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये नेगेटिव हाफ है। अब यहाँ पर दोबारा पीक आ जाएगी नेगेटिव हाफ की, फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू होगा, फिर जीरो होगा, फिर इंक्रीज होगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब दोनों साथ साथ जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, फिर हमने देखा था इंडक्टिव एलिमेंट। इंडक्टिव एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक इंडक्टर लगा होता है एसी सोर्स के साथ। एक मिनट, कोई आया तो नहीं है, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, हम मौजूद हैं कि नहीं? ये मिस ओके यस है। ठीक है, फिर हमने जो है यहाँ पर इंडक्टिव एलिमेंट देखा था। इंडक्टिव एलिमेंट में हमारे पास जो है ये इंडक्टर लगा हुआ था और एसी सोर्स लगी थी। तो हमारे पास हमने दोबारा क्या करना है, हमने दोबारा जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। अच्छा, अब इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर का काम होता है हमारे पास करंट को चेंज करना, अपोज करना। तो प्रॉपर्टी है ये किसकी, कंडक्टर की, अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, ये कर दिया था यहाँ पर। तो आपके पास ये क्या है, ई क्या है, आपके पास ये फॉर्मूला होता है फैराडे लॉ से के रिले से निकल कर आता है कि ई बराबर होता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी डी टी। और लेट सपोज हमने क्या किया, V माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो। V क्या है आपके पास, ये बैटरी का ईएमएफ है, और ये ई क्या, ये जो वोल्टेज है ये आपके पास ये इंडक्टर का ईएमएफ है। ये मैंने यहाँ रखा, माइनस हो रहा है। सो इसके बाद क्योंकि अब माइनस में ही इसको क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जाके मेरे पास जो है ना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, देन हमारे पास होगा क्या कि ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास, अब इसको ई को रिप्लेस करवा देंगे इससे, तो ये आ गया। अब दोबारा इसको क्या करेंगे, इस पूरी चीज को उठाकर यहाँ पर राइट साइड पे ले जाएंगे। जब राइट साइड पे ले जाएंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाएगा, अब इसको आगे पीछे लिखे एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने क्या किया, तमाम चीजों को एक जगह कर लिया, यानी जो डिफरेंशियल थे ना, हमारे पास दो डिफरेंशियल मौजूद हैं, एक करंट का है एक टाइम का है। तो जो टाइम वाली चीजें थी उसको हमने एक जगह कर लिया। यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हमने किसको रहने देंगे, सिर्फ हम करंट को रहने देंगे। देखिए ये देखें, यहाँ पर हमने डी को रहने दिया है v अपॉन एल। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, ये मैंने यहाँ किया, एक मिनट, ये आपके पास इक्वेशन आई थी, इसको मैंने सेट किया, डी को मैंने एज इट इज रहने दिया, एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, और डी डी टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ का मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमें इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल जब हम अप्लाई करेंगे तो हम कुछ लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिमिट सिर्फ इंटीग्रल हम सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई करेंगे जिनका हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव मौजूद है। डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। फिर हमने यहाँ पर करंट पे जो है इंटीग्रल अप्लाई किया, और यहाँ पर हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पे अप्लाई करने से पहले हम ये काम करेंगे कि इस v को रिप्लेस करवाएंगे किससे, v नॉट साइन ओमेगा टी से। सो ये हमने रिप्लेस करवा दिया, ये रहा। ठीक है, और इस v नॉट अपॉन एल इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। इसी पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम मौजूद है। सो v नॉट अपॉन को एल को हमने इंटीग्रल से पहले लिख दिया। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, इसके ऊपर हमने जब डेरिवेटिव इंटीग्रल अप्लाई किया, तो इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद इस पे अप्लाई किया तो ये आई आ गया सिंपली, और इस पे अप्लाई किया तो ये बन गया साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और डिवाइड में नीचे ओमेगा आ जाता है। और अगर मैं सिर्फ इस चीज का साइन ओमेगा टी का मैं सिर्फ डेरिवेटिव ले लूं, तो वो मेरे पास जो है उस वक्त मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में ओमेगा नहीं आएगा, बल्कि ओमेगा इसके साथ में आ जाएगा, अगर मैं सिंपली डेरिवेटिव लूँ।
लेकिन अभी मैं इंटीग्रल ले रही हूँ तो डिवाइड में ओमेगा आ रहा है, ठीक है। फिर ये इस तरह सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करके मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है, माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी एल। अब ये जो ओमेगा एल है ये मेरे पास बराबर होता है किसके, एक्सएल के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सएल के बराबर होता है। फिर अगले पार्ट में, अगली क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस वी नॉट ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। अब एक्सएल मेरे पास क्या है, ये इंडक्टर्स की रेजिस्टेंस है, यानी इसको मैं कहती हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैंने क्या किया, इस आर की जगह अब इसको लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह मैं ओमेगा एल भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे ये आसान चाहिए इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और ये पूरी की पूरी चीज मेरे पास किसके इक्वल है, ये आई नॉट के इक्वल है। तो पूरा वाला ये वाला पार्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये मेरे पास आई नॉट से रिप्लेस हुआ। फिर मैंने क्या किया, ये इस माइनस साइन को खत्म करना है। सो ये माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है और ये कॉस ओमेगा टी आ रहा है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास वोल्टेज और करंट अब इन फेस नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकती हूँ, इन फेस ना होने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर वोल्टेज जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर मेरे पास करंट भी जीरो हो, या तो करंट मैक्सिमम हो सकता है या करंट मिनिमम हो सकता है, ठीक। फिर हमने किया था कि cos ओमेगा टी इक्वल होता है sin 90 माइनस ओमेगा टी के भी और sin 90 प्लस ओमेगा टी के भी, ठीक है। मैंने कौन सा ले लिया था, मैंने ये वाला ले लिया था। मैंने ये वाला इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ओमेगा टी को ना पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव मैं उसी सूरत में बना सकती हूँ इसको जब मैं ये वाला पार्ट लूंगी, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया। फिर मैंने देखा कि अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो मेरे पास एक चीज होती है माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, मैंने आपसे ये कहा था, ठीक है। ये लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा के। लेकिन अगर माइनस बाहर और अंदर दो क्वांटिटीज है तो ये बाहर वाला साइन जो है इनसे मल्टीप्लाई होता है और ये पलट जाती है। तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी यहाँ आ गया और ये 90 आपके साथ माइनस हो गया। तो माइनस साइन माइनस ओमेगा माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी इक्वल हो गया इसके। तो अब अगले स्टेप पे क्या किया, इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्यों कैसा किया, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा टी है ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। इस तरह से अब इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये पता चल रहा है कि V नॉट और I नॉट कंफर्म हो गया कि ये दोनों इन फेस नहीं है, बल्कि इनके दरमियान फेस डिफरेंस कितने एंगल का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। आपके पास V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी के, जबकि करंट आपके पास आए है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक है। इसका मतलब है करंट जो है वो 90 डिग्री लेग्स बिहाइंड होगा वोल्टेज से, यानी पीछे की तरफ होगा। आगे की तरफ होने का मतलब है, अब देखो ना, वोल्टेज अगर यहाँ है, मेरे पास पहले क्या था, रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट यहीं पे लाई कर रहा था, अब यहाँ करंट नहीं है, अब वो कह रहा है लेग्स बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ है। तो यहाँ से मैं 90 डिग्री पीछे जाऊंगी तो वो यहाँ बनेगा। इसका मतलब है अब वोल्टेज और करंट ना तो इन फेस है, यानी इट मींस दे आर नॉट पैरेलल, तो इट मींस दे आर परपेंडिकुलर एंड हमारे पास करंट जो है क्या है, 90 डिग्री लेग्स बिहाइंड है। इसका मतलब है अगर वोल्टेज मेरे पास जीरो नहीं है तो करंट मेरे पास जीरो होगा, ठीक। सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पीछे जो थी ये आपके पास फेसर डायग्राम थी जिसमें आप एंगल्स को शो करके दिखा रहे हो, ठीक है। इस तरह से सिंपल इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, लेकिन या ज्यादा अच्छे से ये ड्रॉ हो तो सही बात है। अब आप देखो कि यहाँ पर वेव डायग्राम है, हमने यही चीजें लिखी हैं। अब वो कह रहा है कि अगर टाइम जीरो है, इस पॉइंट पे अगर टाइम जीरो है, ये ब्लैक लाइन वोल्टेज के लिए है, वोल्टेज अगर जीरो है तो करंट जीरो नहीं होगा। उसने कहा या तो करंट की हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब देखो ये पॉजिटिव, अब ये जो है जीरो है, अब ये बढ़ना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव है, और ये जो है बढ़ना शुरू हुआ है तो ये नेगेटिव है। अभी ये है कुछ ना कुछ, लेकिन ये जीरो नहीं है। अब ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ता गया, वोल्टेज जो है जब पीक वैल्यू आई वोल्टेज की तो उस पॉइंट पे करंट जीरो हो रहा था, फिर दोबारा नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ यहाँ पर जब गया, जब वोल्टेज आपके पास जीरो हो गया तो आपके पास करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इसी तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रह रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर पोटेंशियल मिनिमम या जीरो है तो उस पॉइंट पे करंट हमारे पास मैक्सिमम हो सकता है, सही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटिव एलिमेंट। कैपेसिटिव एलिमेंट में वो क्या कह रहे थे, ये हमारा एक न्यू टॉपिक था, ठीक है। कैपेसिटिव एलिमेंट में मैंने आपसे बात की हमारे पास क्या लगा हो सकता है,
कैपेसिटर लगा हो सकता है एसी सोर्स के साथ। वोल्टेज एज यूजुअल सेम रहेगा हमारे पास, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपके पास जो ये जो कैपेसिटर है इसका जो वोल्टेज होगा वो Q अपॉन सी होगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, VC इज इक्वल्स टू Q अपॉन सी, ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सी सिंबल शो कर रहा है कि ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। अब हम दोबारा केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है दोबारा। तो क्या किया, ये आपके पास बैटरी का वोल्टेज और ये आपके पास किसका वोल्टेज, ये आपके पास कैपेसिटर का वोल्टेज है। अब हमें वो वोल्टेज निकालना होगा जो बच बचा के आ रहा होगा, तो हमने इसको माइनस करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा। अच्छा, पहले इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इससे, फिर हम इसको यहाँ ले गए तो ये इस तरह आ गया। अब क्या किया, सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके वी से मल्टीप्लाई होगा। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, Q इज इक्वल्स टू सी, V को रिप्लेस करवा दिया V नॉट साइन ओमेगा टी से। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां मेरे पास Q है, मुझे Q की जरूरत नहीं है, मुझे चार्ज की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज तो मौजूद है, मुझे करंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो है करंट की जरूरत है, तो मैं जो है वोल्टेज को रिप्लेस करवा दूंगी किससे, dq अपॉन ddc। मेरे पास जो करंट होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अब मुझे ये चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दूंगी q से, देन इट विल बिकम्स, यहाँ देखो क्या किया है, ये किया है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन नंबर क्यू देन डिफरेंशिएट इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ना इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इज इक्वल्स टू क्यू सी वी नॉट, एक मिनट, एक चीज थोड़ी सी, d upon ddt v naught sin ओमेगा t। सही, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर था, मैंने क्या किया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। मैथमेटिक्स में क्या रूल होता है कि अगर आप प्लस कर रहे होते हो, या मैं कहूँ कि एक साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर रही होती हूँ किसी चीज को, तो दूसरी साइड पे उसको मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइड कर रही हूँ तो दोनों साइड पे डिवाइड कर रही हूँ, प्लस करूंगी तो दोनों साइड पे करूंगी। इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रल या डेरिवेटिव ले रही होती हूँ तो मुझे एक साइड पे नहीं अप्लाई करना, मुझे बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पर डिफरेंशिएट मैं लिख देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये मैं दोबारा प्लॉट कर दूंगी ऐड करके, क्योंकि मुझे जो है जो पिछला मैंने ऐड किया है उसको रिप्लेस कर दूंगी और ये वाला आज मैं ऐड कर दूंगी, और उसके साथ मैं एक और फाइल उसमें ऐड करूंगी न्यूमेरिकल्स की, जो मैं आज अपनों को समझाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपके पास ये चीज आपके पास किसके इक्वल आ गई, करंट के इक्वल आ गई। और यहाँ जो है मेरे पास इसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज यहाँ लेते हैं, और हमारे पास डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है, d अपॉन डी डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपके पास कॉस ओमेगा टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी, और साथ में ओमेगा का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, क्यों किया, सॉरी ये कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास कॉस ओमेगा टी होता है। और इसको लेने से पहले हम क्या करेंगे कि आप डेरिवेटिव क्या कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, तो जो अंदर वाली चीज है एंगल, इसमें टाइम का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ओमेगा टी का हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो टी का जब डेरिवेटिव लोगे तो वो तो 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक पावर 1 है, दूसरी पावर -1 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट ओमेगा के।
ठीक है, तो साइन ओमेगा का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी हुआ, और जो इसके अंदर मौजूद एंगल है ओमेगा टी, उसका भी लाजमी हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वो आ गया आपके पास ओमेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 आएगी बन के। आप देखिएगा अगले स्टेप में आपके पास यही आ रही है, ये आ रही है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाई है। ये लिख दिया आपने I इक्वल्स टू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा, और ओमेगा को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये एंगल है, वरना परेशान हो जाएंगे कि क्या है, तो हम इसके साथ इसको यहाँ करके लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि अब आप गौर से देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको मैंने कहा कि ये इक्वल है आई नॉट के। मैं कह रही हूँ कि ये आई नॉट के इक्वल है। क्यों भला भाई, ऐसा क्यों है? अब देखें क्या करते हैं हम। क्योंकि आपके पास ये कैसे लिखी जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये ऐसे लिखी जाएगी। इसको मजीद मैं किस तरह लिख सकती हूँ, मैं इस तरह लिख सकती हूँ। इसी तरह मैंने क्यों लिखा, वजह है, क्यों लिखा, क्यों वजह है भाई, इसलिए क्योंकि आपके पास जो 1/ओमेगा c होता है वो बराबर होता है xc के। ठीक है, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ आती है आपके पास, I नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं लिखूं वी नॉट, आर की जगह मैं एक्स सी लिख दूं, ठीक है, वी नॉट आ गया, एक्स सी किसके बराबर है, इसके बराबर है। डिवाइड पहले से मौजूद, एक डिवाइड और आ गया। जब ये डिवाइड पलटेगा ऊपर, तो ये इस तरह आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वी नॉट ये बन जाएगा ओमेगा सी। तो यही चीज आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, फिर इसको आपने, सॉरी ये वाली चीज है, इसको आपने फिर मजीद सॉल्व किया है, ये लिखी हुई है, इसको आपने ये सॉल्व किया है। तो मैंने समझाया है कि ये आया कैसे। मैंने इस इक्वेशन को उल्टा करके इस तरह लिखा, फिर मैं ये बता भी दिया कि ये चीज किसके इक्वल है, ये एक्सी के इक्वल है। तो अगले स्टेप में आपके पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। आई नॉट बराबर किसके है, आई नॉट बराबर है आपके पास वी नॉट अपॉन सी। अब आपने क्या किया, आपके पास करंट क्या आ रहा था ऊपर, आपने इसको हटा दिया, इसको सॉल्व आउट कर लिया, तो ये किसके इक्वल आ रहा था, ये आपके पास आई नॉट के इक्वल आ गया, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया। अब आप खाली इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, आप क्या करेंगे, आपका जो कॉस ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस 90 के। अब देखो हमने पॉजिटिव लिया है भाई, पॉजिटिव ही क्यों लिया है, पॉजिटिव इसलिए लिया है कि अब यहाँ माइनस साइन मौजूद नहीं है, तो हमें जो है अच्छा, तो हमें ओमेगा टी, जो हमने दो फॉर्मूले यूज कर रहे थे साइन के, एक माइनस वाला था एक प्लस वाला था, मेरा हाँ सैफ ने रखा है। तो जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको पॉजिटिव वाले को लेंगे। सो हमने ये पॉजिटिव वाला ले लिया, अब ये प्लस में आ रहा है, तो अब क्या करेगा, पहले वहां पर क्या लीड कर रहा था, वहां पर जो है वोल्टेज से जो है करंट जो है लेग्स बिहाइंड था, वोल्टेज से 90 डिग्री, यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा था। यानी कहने का मतलब था, मैं जो आपके पास ये डायग्राम जो ड्रॉ की थी, फेसर डायग्राम, देखो अगर वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास जो करंट था वो नेगेटिव आ रहा था। अगर फॉर एग्जांपल वोल्टेज यहाँ चला जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो करंट यहाँ आ जाएगा, पूरा पलट देंगे। फिर अगर वोल्टेज यहाँ आ जाए तो करंट यहाँ चला जाएगा। तो ये बताने का मकसद क्या है लेग्स बिहाइंड का, कि ये कैसे होंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पर वहां पर वो 90 डिग्री नीचे गया है, अब जो है क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास करंट लीड कर रहा होगा पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। अब क्या होगा कि वो 90% आगे की तरफ चला जाएगा 90 डिग्री। ये देखिएगा, ये देखिए आपके पास वोल्टेज यही है, करंट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया 90 डिग्री। पहले कहाँ था, इंडक्टिव में नीचे की तरफ था।
क्योंकि माइनस था। अब जो है वो यानी 90 डिग्री माइनस था, अब जो है 90 डिग्री पॉजिटिव है, तो वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये आगे की तरफ चला गया। अब वोल्टेज यहाँ है और करंट यहाँ है। सिंपल वो इस तरीके से है। पहले इंडक्टिव में क्या था, इंडक्टिव में वोल्टेज यहाँ था, करंट यहाँ था, और रेजिस्टिव में क्या था, इस तरह था। ये दोनों पैरेलल थे, सही, आई नॉट और वी नॉट, सही। तो ये आपके पास जो है उसका था इंडक्टिव का, और ये रेजिस्टिव का था, ये कैपेसिटिव का है, जिसमें करंट जो है लीड कर रहा है पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। अब वोल्टेज यहाँ है और करंट ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट हमारे पास इंडक्टिव में कैसा था, वोल्टेज तो ऐसा था, करंट कहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से। कुछ अजीब सी डायग्राम बन रही है, पूरी सही नहीं बन रही। सो अब यहाँ पर देखें कि अब क्या है, अब थोड़ी सी कंडीशन अलग है। वोल्टेज तो वही है, करंट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। अब पॉजिटिव, पहले नेगेटिव से शुरू हो रहा था क्योंकि माइनस 90 डिग्री था, अब प्लस 90 डिग्री है, तो ऊपर से शुरू होगा इस तरह से चलता जाएगा। ये देखें कि ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, तो करंट मैक्सिमम है, टी जीरो, आई मैक्सिमम, वी नॉट जीरो, या वी जीरो, एक ही बात है। यानी आपके पास वोल्टेज जीरो होगा, वी जीरो होगा, सही। तो देखा आपने कि आपके पास जो है अगर करंट जीरो है, टाइम जीरो है, तो वोल्टेज भी जीरो, और ग्रीन लाइन, ग्रीन जो मार्कर है, वो कलर है, वो इंडिकेट कर रहा है करंट को। तो करंट आपके पास मैक्सिमम है। फिर वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखें, जब वोल्टेज की पीक वैल्यू आ गई पॉजिटिव हाफ में, तो करंट की जो है वो वैल्यू जीरो हो गई इस पॉइंट पे। वी आपके पास जीरो है, और जीरो है, और V जो है आपके पास पीक है, यानी मैक्सिमम है, ठीक है। फिर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हुआ वोल्टेज। अब करंट नेगेटिव हाफ में जा चुका है, नेगेटिव हाफ में है, लेकिन पीक आ जाएगी। वोल्टेज जीरो है, करंट मिनिमम है नेगेटिव हाफ में, फिर दोबारा डिक्रीज हो रहा है। अब ये नेगेटिव हाफ में इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे देखें आपके पास वोल्टेज जो है वो मिनिमम हो गया, नेगेटिव पीक आ गई उसकी, जबकि जो वोल्टेज है, वो जो करंट है, वो आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी तरीके से ये पूरा जो है काम चलता रहता है। वोल्टेज आपके पास ये है, करंट आपके पास ये है, ठीक है। अगर करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल आपके पास मिनिमम होगा, अगर करंट मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में एक साथ जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडक्टिव एलिमेंट में जो है वो 90 डिग्री आगे की तरफ, पीछे की जो है पीछे की तरफ गया है वोल्टेज से, और वहाँ जो है कैपेसिटिव एलिमेंट में वो 90 डिग्री वोल्टेज से आगे की तरफ गया है, क्योंकि वो लीड कर रहा है, ठीक। क्योंकि 90 डिग्री का फर्क है। ये मैंने न्यूमेरिकल समझा दिए थे आप लोगों को। तो ये प्रेजेंटेशन तो यहीं ख़त्म होती है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करती हूँ। सही, मैं इसको सेव भी कर देती हूँ उस फाइल को। ही क्या टाइम हुआ है, मैं आप लोगों के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। कौन आया, कोई आया नहीं आया। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, दो न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा सा इसके दो एंगल्स मैंने नहीं निकाले हैं इस न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल काफ़ी लंबा था। उसके आखिर के जो दो एंगल है ना, ये दो एंगल जो दिए हुए हैं, इस पे जो है बाकी करंट की वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा। अभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, और मे बी आप लोगों का शायद तमाम चीज़ें अब मे बी ऑनलाइन ही जाए शायद, ठीक है। अच्छा, जल्दी से हम इसको करते हैं।
कैलकुलेट, ये सवाल में ये कह रहा है कैलकुलेट द करंट एंड वोल्टेजेस फॉर द कैपेसिटिव एलिमेंट व्हेन रेजिस्टेंस आर उसने दी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, आर दी हुई है 2.5 किलो ओम, वोल्टेज दिया हुआ है वी नॉट 38 वोल्ट्स, और वो कहता है ओमेगा टी यानी थीटा। अब ओमेगा टी हमें अलग अलग नहीं दिया, ना ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ना तो वैल्यू अलग दी है, ना मुझे टाइम की वैल्यू अलग दी है। उन्होंने, हमें ये पता है कि ओमेगा टी बराबर होता है थीटा के, तो उन्होंने डायरेक्ट हमें एंगल दे दिया सवाल में कि बताइए कि आप कैलकुलेट कीजिए करंट और वोल्टेजेस फॉर कैपेसिटिव एलिमेंट, जबकि आपको डेटा में ये चीजें दी हुई हैं और ये एंगल दिए हुए। तो हर एंगल पे हम क्या करेंगे, करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू निकालेंगे फॉर कैपेसिटिव एलिमेंट। मैंने यहाँ पर आप लोग की आसानी के लिए, मैं लिखती नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है डेटा और रिक्वायर्ड, मैंने सब कुछ पहले लिख दिया है। रेजिस्टेंस आपके पास दी हुई है 2.5 किलो ओम, किलो को रिप्लेस कर दिया 10 की पावर 3 से, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है मेरे पास 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर दिया। वोल्टेज आपके पास 38 वोल्ट्स है और एंगल आपके पास ये सारे दिए हुए हैं, सारे एंगल्स पे आपके पास वोल्टेज और करंट्स की वैल्यूज आएंगी। आपका एक का करंट का ये सिंबल यूज करना है, ये नहीं यूज करना, ठीक है। फॉर कैपेसिटिव एलिमेंट सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, वोल्टेजेस निकाल लेते हैं, क्योंकि वोल्टेजेस आएंगे तो काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, कभी भी ये मत करिएगा कि आपने हर एंगल पे वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली तो भाई काम आसान हो गया, अब हमारे पास करंट निकल सकता है। नहीं, ओम्स लॉ से बिल्कुल भी ना एक दफा करंट की वैल्यू नहीं आएगी फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस वैल्यू, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपके पास दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। करंट में जो है, करंट के फॉर्मूले में ओमेगा टी नहीं है, खाली ओमेगा टी -90 है। तो इसलिए हमें दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू निकालनी होगी फॉर एवरी एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैपेसिटिव एलिमेंट के थ्रू वी कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हम थीटा 0 रख रहे हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है, V नॉट की वैल्यू 38 वोल्ट है, और साइन रखा, ओमेगा टी आपके पास क्या आ रहा है, थीटा यानी 0 डिग्री है, वो मैंने रखा, तो उससे आंसर मेरे पास V जो आ रहा है वोल्टेज 0 वोल्ट आ रहा है। फिर मैंने थीटा 75 डिग्री रखा, उससे मेरे पास जो है ये वोल्टेज कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है, इसमें मैंने V नॉट की वैल्यू वही सेम रखी है, ओमेगा टी की वैल्यू 75 है, और इसको कैलकुलेट किया है तो वोल्टेज मेरे पास आ रहा है 36.7 वोल्ट्स। आप खुद देखिएगा कि जब मैं करंट निकाला होगा ना तो मेरे पास वोल्टेज की जो वैल्यू जिस एंगल पे 0 आ रही होगी, मेरे पास उसी एंगल पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी, या हो सकता है मिनिमम आ रही हो, ठीक है, 0 नहीं होगी। लेकिन तो ये मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, वोल्टेज आ गया 36.7 वोल्ट्स। फिर अच्छा ये इस तरह चल रहा है, फिर ये इस तरह होगा, ठीक है। फिर मैंने थीटा 100 डिग्री लिया, 38 साइन 100 डिग्री कैलकुलेट किया मैंने, इसको पहले निकाला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ गया वोल्टेज, अब मैंने 210 में निकाला है, ठीक है। साइन 210 को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट काम किया है। पहले आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर से साइन 210 निकालिएगा, जो वैल्यू आए कैलकुलेटर से 38 वोल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। अब देखें आपके पास 210 के लिए जो है, इसका मतलब है आपके पास ये वैल्यू जो, सॉरी एक मिनट, ये V है और यहाँ मैंने गलती से इसको वो रख दिया है थीटा, जो, तो ये V वोल्टेज कैलकुलेट हुआ है। सो ये V जो है आपके पास माइनस में क्यों, माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, इसलिए कि हो सकता है मे बी साइन 210 की जो वैल्यू हो वो नेगेटिव में हो, और नेगेटिव में होगी तो वोल्टेज भी आपके पास नेगेटिव में आएगा। अब बाकी एंगल के लिए निकालते हैं, मैंने वोल्टेजेस जो है तमाम एंगल्स के लिए निकाले, सिर्फ करंट आकर के नहीं निकाले। अब 320 के लिए निकालते हैं, साइन 320 भी हमारे पास नेगेटिव आता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी वोल्टेज 38 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी नेगेटिव आ गया। अब 360 पे निकाला है, साइन 360 0 होता है, इसलिए वोल्टेज भी आपके पास 0 आ गया। तो अब याद रखिएगा कि अगर मैं कोई एंगल मेरे पास 0 हो
तो मेरे पास साइन 0 और साइन 360 0 के इक्वल होता है, तो वहां पर वोल्टेज मेरे पास 0 आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा करंट आपका क्या रहा है। अच्छा, अब मुझे आई नॉट निकालने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है करंट का, आई इज इक्वल्स टू, उसमें आई नॉट लाजमी आता है, ठीक है। और बाकी साइन यहाँ पर बड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ओमेगा टी -90, ये फॉर्मूला भी हम लगाएंगे। देखो इसमें -90 इन्वॉल्व है, इसका मतलब है एंगल खत्म नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने V नॉट की वैल्यू रखी। V नॉट कितना था, हमें सवाल में गिवन था 38 वोल्ट्स, वो रखा। R की वैल्यू 2.5 10⁻³ थी, उसको सॉल्व किया, ये मेरे पास I नॉट आ गया 0.015 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने जो है वो फर्स्ट पार्ट के लिए किया है, थीटा अगर मेरे पास 0 डिग्री है तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। I नॉट की वैल्यू रखी, साइन ओमेगा टी आपके पास 0 है प्लस 90, सॉल्व किया, साइन 90 आएगा। ये साइन 90 मेरे पास क्या होता है, ये चीज बन के इक्वल आएगी, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा। अब ये देखिएगा आप कि ये मेरे पास करंट मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इसी एंगल पे मेरे पास वोल्टेज क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। सो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब थीटा आपने 75 डिग्री रखा, पुट किया, ये इक्वल हो जाएगा 165 के, ठीक है। साइन 165 आप निकालेंगे, साइन 165 निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली में आ जाएगा आपके पास आंसर। 10⁻³ है, 1 मिली बराबर होता है आपके पास 10⁻³ के, ठीक है। फिर आपने इसको रिप्लेस करवा दिया इससे, सो फिर ये मिली आ गया। अब थीटा 100 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर 100 लिखा, प्लस किया, ये हो जाएगा 190, ठीक है। कैलकुलेट किया, आपके पास आंसर आ रहा था, जो आया वो साइन 190 निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.015 से, तो यहाँ पे अच्छा मैंने फॉर्मूला एक ही दफा ऊपर लिखा था, बट डायरेक्ट मैंने हर एंगल के लिए वैल्यू पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर है 2.60 10⁻³ फिर 10⁻³ को रिप्लेस कर दिया मिली से, ठीक है। फिर 210 के लिए निकाला है, तो ये तकरीबन हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से शायद नेगेटिव आ रहा हो, नहीं ये पॉजिटिव आ रहा है। साइन 300 पॉजिटिव होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखिए आप, आपके पास करंट की अब तक की तमाम वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, जबकि आपके पास वोल्टेज की कुछ वैल्यूज आपके पास नेगेटिव आ गई थी पॉजिटिव के बाद, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये 12.9 मिली एम्पेयर आ गया। अब आपने क्या करना है, 320 और 360 के लिए निकालना होगा खुद। अच्छा एक काम और करना है कि इंडक्टिव एलिमेंट के लिए तो हमने निकाल लिया, इसी डेटा को आपने यूज करना है फॉर रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव। कैपेसिटिव वाला हमने सॉल्व किया है, ठीक है। कैपेसिटिव और हमने सॉल्व कर लिया है, रेजिस्टिव और इंडक्टिव आप कैलकुलेट करेंगे, और कैपेसिटिव के लिए जो है करंट कैलकुलेट करेंगे 320 और 360 डिग्री पे भी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो यही खत्म होता है। एक और प्रॉब्लम है लास्ट, अब वो कह रहा है कि सवाल में आप फाइंड कीजिए, फाइंड द करंट एंड वोल्टेजेस फॉर द रेजिस्टिव एलिमेंट्स। अभी तक क्या बाकी लोगों की लाइफ नहीं आई है? मिस नहीं आई होगी। या तो मोबाइल बंद हो गए होंगे। चलो मैं जो है अभी अपडेट कर दूंगी उसको, VLE को, तो अगर उन लोगों की आ जाए तो शाम में उनसे कहना कि रात 12 बजे तक का टाइम मैं लगा दूंगी, तो मैं बता दूंगी, तो वो लोग VLE पर जाके अपनी अटेंडेंस लगवा दें। ओके। अच्छा अच्छा, क्या मैं आज ही क्लास हो गई ना, आगे थोड़ा सा फाइंड द करंट एंड वोल्टेजेस फॉर द रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव एलिमेंट्स। ऊपर हमने कैपेसिटिव एलिमेंट के लिए किया है, यहाँ पर हम रेजिस्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए करंट और वोल्टेज निकालेंगे। अच्छा ऊपर जो है हमें थीटा डायरेक्टली दिया हुआ था एंगल,
यहाँ पर मैंने ये नहीं किया है, यहाँ पर मैंने ना काम किया है कि ओमेगा की अलग वैल्यू दी है, टाइम की अलग वैल्यू दी है। आप चाहें तो इसे स्टार्ट में ओमेगा टी को एक दफा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर हर जगह आपको फिर सिर्फ जस्ट इसका साइन लेना पड़ेगा। तो ये मैंने जब कैलकुलेट किया था ये आ रहा था तकरीबन 52.5। अगर मुझे यही वैल्यू अगर सही है तो मजीद इस तरह नहीं लिख सकती। टू भी, ये टू ही है, अंडरस्टूड है। मैं इसको काट के लिख देती हूँ, बटा के लिख देती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। 52.5 डिग्री, ठीक है, तकरीबन यही आ रहा था। सो वही सवाल में थोड़ा सा डेटा चेंज है। आपके पास इंडक्टिव और रेजिस्टिव के लिए जो है आपको करंट एंड वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। रेजिस्टेंस की यही वैल्यू है, ओमेगा वैल्यू यानी रेडियन यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 110.5 रेडियन पर सेकेंड, टी वैल्यू दी हुई है 5 सेकेंड्स और वी नॉट दिया हुआ है 25 वोल्ट्स, ठीक है। आपने अपना डेटा वाकई वैसे ही बना लिया। आपको करंट एंड वोल्टेजेस निकालना है फॉर बोथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव एलिमेंट। आपने सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल छोटा सा है, क्योंकि इसमें हमें जो है बहुत सारे एंगल्स नहीं दिए, तो मैंने आपको जो है ना दोनों तरीकों से करके दिखा दिया ये। V आपके पास V नॉट साइन ओमेगा टी, वही फॉर्मूला होगा सबके लिए। मैंने आपसे कहा ना कि वोल्टेज सबके लिए सेम है, सिर्फ करंट में डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि सर्किट में कहीं आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है, कहीं कैपेसिटर लगा हुआ है, कहीं इंडक्टर लगा है, तो हर जगह करंट की जो है वैल्यू डिफरेंट होगी। इंडक्टर का काम है करंट को चेंज होने से रोकना, और कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, तो वहां पर करंट मैक्सिमम मिलेगा। सो यहाँ पर आपके पास ये हो गया V नॉट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। V नॉट की वैल्यू सवाल में 25 वोल्ट्स है। साइन जो है आपने क्या किया, ओमेगा टी की वैल्यू को मैंने ये यहाँ रखा है और इसका डायरेक्टली मैंने आंसर निकाला है। वोल्टेज मेरे पास आ रहा है 19.83 यानी तकरीबन 20 आएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आई नॉट निकाल लिया, क्योंकि मुझे आई नॉट की जरूरत है अपने फॉर्मूले में। वी नॉट मेरे पास कितना दिया सवाल में 25 दिया है। रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है, ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, किलो को रिप्लेस करवा दिया 10 की पावर 3 से, ठीक है। वो मैंने यहाँ डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर 3। हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर में ये आ रहा हो 0.01, तो हमारे पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है, या तो ENG लिखा हुआ होता है उस पे, या SNT ऐसी कुछ लिखा होता है। आप उसको दबाएंगे तो वो आपको ना एक्सपोनेंट में आंसर दे देगा। अब हर का कैलकुलेटर में डिफरेंट होता है। सो मेरे पास जो है ये आंसर आ गया था। फिर मिली को मैंने 10 की पावर 3 को मैंने रिप्लेस करवा दिया मिली से, तो आई नॉट मेरे पास आ गया 10 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये 19.83 है, ये 10 मिली एम्पेयर है, ये स्मॉल वैल्यू है इसके लिहाज से, तो ये मिनिमम कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, खैर ये एक अलग चीज है, ये तो आई नॉट है। मुझे तो इस वोल्टेज के लिए मैं देखूंगी कि मेरे पास वो करंट क्या आ रहा है फॉर रेजिस्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। फिर मैंने आई नॉट निकाल लिया था। अब मैं क्या करूंगी, फॉर रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए मैं करंट निकालूंगी, और फिर इसी तरीके से इंडक्टिव एलिमेंट के लिए भी करंट निकालूंगी। रेजिस्टिव एलिमेंट के लिए मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि मेरे पास अगर वोल्टेज बढ़ रहा है जिस लिहाज से, उसी तरीके से मेरे पास करंट भी बढ़ रहा है, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी ये रही, तो मैं ये वाली वैल्यू रखूंगी, ये वाली वैल्यू नहीं रखूंगी, मिली को रिप्लेस करा दूंगी वापस 10 की पावर -3 से। साइन इसको मैंने कैलकुलेट किया, पहले इसको निकाला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास करंट आ रहा है 7.93 10 की पावर -3 एम्पेयर। फिर 10 की पावर -3 को मैंने रिप्लेस करवा दिया मिली से, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आई आ गया फॉर रेजिस्टिव एलिमेंट। इसी तरीके से अब मैं इंडक्टिव एलिमेंट के लिए भी कैलकुलेट करूंगी। लिखा मैंने आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -90। आई नॉट की वैल्यू लिख दी ये रही, ठीक है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू को इस तरह ब्रैकेट में करके लिखा है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस पूरी वैल्यू को जब कैलकुलेट करूंगी मल्टीप्लाई कर लूंगी तो उसको माइनस कर दूंगी 90 डिग्री में से, ठीक है। 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, साइन 9 -90 कुछ ना कुछ आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू मेरे पास आती है करंट की 6.08 10 की पावर -3 एम्पेयर। अब ये देखिए ये भी मिनिमम आई है, सही। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। 1 मिनट में एक दफ़ा और चेक कर लूँ, मुझे शक है कि ये वैल्यू कहीं नेगेटिव ना आ रही हो करंट की।
10.5 मल्टीप्लाई बाय 5 साइन -90 के साइन 52 -90। हाँ, ये वैल्यू असल में मेरे पास ना, और इसको मैंने 10 की पावर माइनस, ये मेरे पास नेगेटिव आ रही है 6.0। ये वैल्यू ना मेरे पास नेगेटिव आ रही है, मुझे लग रहा था कि ये नेगेटिव होगी। अब आपको देखिए, ये आपको समझ आए कि आप देखिए आपके पास वोल्टेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि करंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपके पास ये कैसा बन सकता है, वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास जो है करंट क्या है, मिनिमम है। करंट जो है आपके पास नीचे की तरफ बनेगा। मैंने अभी इसको बनाया नहीं है, लेकिन मैं बना सकती हूँ। अच्छा, या तो मैं इसको ऐसी तरह ड्रॉ कर दूँ। मैंने एक वैल्यू रखी है, तो वोल्टेज अगर मेरे पास यहाँ ड्रॉ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज अगर यहाँ ड्रॉ हो रहा है इस साइड पर, वोल्टेज अगर यहाँ आ रहा है तो करंट की वैल्यू मेरे पास नीचे आ रही है। इस तरह से ये ड्रॉ होगा अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो। लेकिन मैं सिर्फ ड्रॉ दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो करंट आपके पास क्या आ रहा है, वो मिनिमम आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये टॉपिक तो यहीं एंड हो जाता है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और क्यों ज़रूरी है पढ़ना। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी वहीं। एक मिनट, कॉल है। सॉरी गाइस, असल में ईजी का फ़ोन आ गया था।
ताजिद के लिए हमारे घर सभी लोग आ रहे हैं। जब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं जिसका आपको पता ना हो कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से अचानक चले जाएगा, वैसे पता होता है कि कहीं ना कभी तो जाना ही है इंसान को, लेकिन यकीन नहीं आता है। अच्छा खैर, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, पहले मैं जो इस पे रहने देती हूँ, ये गंदगी में रहने देती हूँ इसको। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था जब तब का किया हुआ है सारा, तो स्टार्ट करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मेन टॉपिक है, अभी जस्ट स्टार्ट हो गई। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगी, फिर इंशाल्लाह प्रॉपर मंडे को जो है ये और मैं इसको लिख लूँगी, तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक फिर हमारा चलेगा, और कुछ हमारा लाइट का भी टॉपिक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की ना, जो लास्ट वीक होगा ना हमारा, मैं जुमेरात या जुम्मे तक क्लासेस लेकर वाइंड अप कर दूँ आपका कोर्स, मुझे हफ्ते को कोई एक्स्ट्रा क्लास ना लेनी पड़े। अब हम शुरू करते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की जब तक हम जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में हीट तो हमेशा से रही है, बट सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें होती क्या है। थर्मोडायनामिक्स को हम देखें तो डायनामिक्स अब से क्या समझ आता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको जो है। अच्छा, मेरा माइक खुला हुआ है, मुझे दोबारा देखना ना पड़े। माइक खुला हुआ है मेरा, मेरी आवाज़ आ रही है? बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास होता है थर्मोडायनामिक्स। इस पे जाने से पहले अगर हम सिंपली मैकेनिक्स की बात करें कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स ये तो जानते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से कि फिजिक्स की ब्रांच होती है, और मैकेनिक्स में हम अबाउट मोशन पढ़ते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट, यानी किस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स के, कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे हैं, और अगर मूव कर रहे हैं तो क्यों मूव कर रहे हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या कॉजेज हैं। अब मैकेनिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो होते हैं हमारे पास कौन कौन से, वो हमारे पास अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे पास जो है ये डिटेल में हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़कर आए हैं चैप्टर हीट का, वो तो बहुत डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हल्का हल्का चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें हैं हम सिर्फ उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है होता क्या है कि आपके पास जो है, मैं आपसे बात करी थी काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, मोशन, अबाउट मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियर मोशन है, आपके पास सर्कुलर मोशन है, यानी अगर कोई मोशन है, कोई स्टेट है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसने कितना फासला कवर किया है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, क्या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम क्या है, एंड फर्दर और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब कुछ आ जाता है उसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनामिक्स की, काइनेमैटिक्स हो गया, इसी तरीके से डायनामिक्स भी होता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट, अच्छा मैंने मोमेंटम की बात की, मोमेंटम को हम जो है वहाँ पर सिंपली, क्योंकि मास एंड वेलोसिटी का एब्रिविएशन है, तो वो हो तो हम वहाँ पर बात कर सकते हैं सिंपल मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। लेकिन जब हम डायनामिक्स की तरफ जाते हैं तो डायनामिक्स में हम जो है मोमेंटम अबाउट मोशन के डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ते, बल्कि फ़र्क ही यही है काइनेमैटिक्स और आपके पास डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स में आप जो है अबाउट मोशन का पढ़ रहे हो, कि यानी वैल्यूज क्या है, ये चीज़ कितनी है, वो कितनी रफ्तार से मूव हुआ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर मोशन पैदा हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई गई है, या कोई पावर लगी है, या कुछ और वजह है, या अगर कोई बॉडी है तो वो हीट अप क्यों हुई है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। अगर देखो कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो हम जो थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली हम कई तरह के हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर हम जब एक्सपेंशन को देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें तो कुछ थोड़ी बहुत अलग हो जाती हैं। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स में हम जाते हैं तो थर्मोडायनामिक्स, अब थर्मोडायनामिक्स से क्या मतलब निकल कर आता है, ये वर्ड मुझे क्या बता रहा होता है।
थर्म मीन्स होता है हीट यानी हरारत, हीट का पैदा हो जाना, और डायनामिक्स यानी टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स इन्वॉल्व टू जनरेट हीट इन एनी ऑब्जेक्ट। यानी डायनामिक्स मुझे क्या बताएगा, फैक्टर्स के बारे में बताएगा, अबाउट कॉज, और इसका मतलब क्या निकाला मैंने, हीट। ठीक है, यानी उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हरारत, और हम इसको टेम्परेचर भी कह रहे होते हैं दूसरे लफ्जों में हर तरह से। अरे तुमको हरारत कितनी, उर्दू में कहते हैं ना कितना टेम्परेचर है। जब 99 होता है हम कहते हैं थर्मामीटर से, तो हम उसको कहते हैं कि हरारत है वो, और टेम्परेचर बुखार है। जब 90 डिग्री से क्रॉस कर जाता है तो हम कहते हैं बुखार है, क्योंकि हमारे पास जो होता है 98 जो होता है नॉर्मल बॉडी है, और हमारी वैसे जो डिग्री में बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आपके पास होता है 37 डिग्री। याद रखिएगा, ये अपने पास लिख लीजिए कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है। किसमें, सेल्सियस में। अच्छा, टेम्परेचर 37, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी थोड़ा सा। 37 डिग्री होता है, फिर इसको केल्विन और उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में 98 समथिंग होता है, 98.2 या 98.6 अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं, हो सकता है 7 या 9 हो, तो ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्म मीन्स आपके पास हीट है, डायनामिक्स मीन्स आपके पास क्या है, मैंने आपसे कहा कॉज, वजह, बॉडी में हीट का पैदा होना। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा टॉपिक हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़कर आए हैं, क्योंकि आपके पास थर्मोडायनामिक्स में हम जब बात करते हैं रिएक्शंस की, थर्मोडायनामिक रिएक्शंस, तो वहां पर हमारे पास जो होती है हीट भी दो तरह की कह रहे होते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स होता है रिलीज आउट होना, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो इसमें हर वर्ड का हमें मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें वर्ड का मतलब पता नहीं होगा तो हमें उसका मतलब समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ हमें बताना क्या चाह रही है, इस चीज़ का मतलब क्या बनता है। क्योंकि अगर हमें मतलब इस चीज़ का पता होगा तो उसका हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसका काम क्या है। और दूसरी क्या है, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स होता है एब्जॉर्ब, यानी जज्ब हो जाना। ठीक है, ये है एब्जॉर्ब, उर्दू में जज्ब हो जाना। और एक्सो मीन्स है रिलीज, हीट का रिलीज होना। ठीक है, हीट का रिलीज होना, लाइक हम जो है फॉर एग्जांपल हीट को एब्जॉर्ब की एग्जांपल क्या है, अगर मैं बर्फ लूं, बर्फ को खुली जगह पे रख दूं, कुछ देर में जाके देखूंगी उसने अपने एटमॉस्फेयर से जो उसका टेम्परेचर है उसने उससे हीट एब्जॉर्ब की इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और एब्जॉर्ब कर ली, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। थोड़ी देर में जाके देखूंगी पहले तो वो लिक्विड हो चुका होगा, और कुछ देर बाद जाके देखूंगी वो पानी गायब हो चुका होगा। तो उसका मतलब है उसने इतनी मजीद हीट एब्जॉर्ब कर ली कि अब वो एवोपोरेट हो गया। तो इसी तरीके से जब आप पानी को गर्म करते हो, वो लिक्विड होता है, तो 100 डिग्री तक टेम्परेचर पे तो पानी बॉयल हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है अगर टेम्परेचर 100 डिग्री है तो पानी मौजूद रहेगा, लेकिन अगर 100 डिग्री से ज्यादा पानी को आप बॉयल करते रहो 100 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर जाए टेम्परेचर, तो अब आपका पानी क्या होगा, भाप बन के एवोपोरेट होने लगेगा। ये इसी तरीके से हमारे पास जब हम अगर इसको खुला रखेंगे तो वो क्या होगा कि जो चीज़ हमने उसमें पानी जो है वो स्टीम बन के एवोपोरेट होने लगेगा वेपर्स की फॉर्म में। सो इसका मतलब है वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या पहचान है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक पहचान ये है कि आपकी बॉडी से पसीने का निकलना, ठीक है, पसीने का निकलना, हीट का रिलीज होना इन फॉर्म ऑफ पसीना। तो ये आपके पास जो है किसकी एग्जांपल हो गई, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। और इसकी एक एग्जांपल कैसे दूं कि अगर मैंने पानी लिया और उसको जो है मैंने कहाँ रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो क्या करेगा कि उसका टेम्परेचर उस वक्त तो ज़्यादा होगा,
लेकिन क्या करेगा वो, अब जो है जाहिर है वो जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसकी तो उसका टेम्परेचर लो होगा, तो वो अपनी हीट रिलीज आउट करेगा, ठीक है, अपनी हीट रिलीज आउट करेगा। और क्या होगा कि एक टाइम पे उस लिक्विड का टेम्परेचर और मेरे रेफ्रिजरेटर की कूलिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वल हुआ, अब उस इक्वल होने के बाद वही लिक्विड का टेम्परेचर और मजीद गिरना शुरू होगा, और वो इतना गिर जाएगा कि अब वो क्या हो जाए कि वो जो लिक्विड था अब वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी जब टेम्परेचर उसका गिरा तो उसने क्या किया, क्या किया कि उसने उस एनर्जी को, उस हीट को रिलीज आउट करना शुरू कर दिया इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैंने आपको बात बताई कि वो आपके पास क्या है, हीट का रिलीज होना, जैसे हाथों में से पसीने का निकलना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैंने आपको बताया कि अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक और ब्रांच क्या है, हवा, हवा जो आती है, हमें पंखे से हवा मिलती है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमें हवा मिल रही होती है, हमें गर्मी नहीं लगती। और दूसरी मैंने एग्जांपल बताई कि आपके पास किसी सॉलिड चीज का लिक्विड में तब्दील होना, फिर उसका एवोपोरेट हो जाना, यानी भाप बन के उड़ जाना, यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, देन उसका गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हीट और दूसरी क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। तो इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या फर्क है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। हीट और टेम्परेचर देखें तो आसान लफ्जों में दोनों ही हरारत है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। आपके पास हीट जो है एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी जो है हमारे पास, हम उर्दू में एनर्जी को कहते हैं तवानाई, ठीक है। कोई भी चीज जिससे हमें ताकत मिले या तवानाई मिले, वो आपके लिए क्या काम करती है, सोर्स का काम करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड, पावर देने का काम करती है। तो हीट जो है आपके पास एनर्जी की फॉर्म है, it is a form of energy that can transfer from a hot body to a cold body। हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, यानी इसका मतलब है एनर्जी जो है वो पूरी तरह हीट नहीं है, हीट जो है एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी पूरी तरह हीट नहीं है, लेकिन हीट जो है एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन कौन सी बॉडी, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, मैंने इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दी है रेफ्रिजरेटर में जो है आपने कोई लिक्विड रखा, क्योंकि जाहिर है लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो आपके रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो वो हीट ट्रांसफर करेगा, सही है। तो फिर आपने उसने कहा, अच्छा मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। इसी तरीके से आप टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री, डिग्री है ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको नापने की जो क्वांटिटी होती है वो कहलाती है टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, उसकी हमें गर्माइश या उसकी कोल्डनेस का पता करें, यानी वो ठंडी है या गर्म, उसको चेक करें हम, तो जो क्वांटिटी हमारे जहनों में आती है हम उसको कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, उस डिग्री को हम कहेंगे टेम्परेचर। और अगर कोई एनर्जी की कोई फॉर्म जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है वो कहलाती है हीट, ठीक है। अब वो कहता है कि हीट जो है वो पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि ये जो कह रहे हैं कि हीट जो है क्या है, हीट जो है वो कॉम्बिनेशन है, हीट क्या एनर्जी की फॉर्म है, तो वो कॉम्बिनेशन का होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट कर लो कि मेरे पास एक कमरा है, एक कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, या मैंने एक डब्बा ले लिया या मैंने एक रॉड ले ली, ठीक है, और उस रॉड को मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है। अगर वो रॉड अगर मेटल की है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने क्लोजली पैक्ड होंगे ना कि जब मैं उसको एनर्जी दूंगी तो वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
लेकिन अगर वो रॉड ना हो, वो मेटल ना हो, वो उसकी जगह मैं कोई और चीज यूज कर लूँ, यानी मैं कोई लिक्विड ले लूँ या कोई नॉन मेटल ले लूँ, कोई गैस ले लूँ, और मैं अगर उसको हीट अप करूँ, तो क्या होगा कि मेरे पास जो है, जैसे मैंने आपको सॉलिड की बात बताई, लिक्विड की बात बताई, इसी तरह सॉलिड में मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स टकरा के एक जगह से दूसरी जगह अपनी चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास होगा क्या, मैंने जैसे आपको सॉलिड को बताया कि पहले तो वो क्या करेंगे, जब आपने उसको हीट देना शुरू की, तो इन फॉर्म ऑफ फायर, आप किसी तरीके से भी दें, तो मॉलिक्यूल्स सबसे पहले जब उनको गर्माइश मिलेगी, तो उसमें जो गर्मा मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने हीट देने शुरू कर दी, तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो गर्म होकर ना वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। जब उनको इतनी एनर्जी मिल जाए, अच्छा, उनकी एनर्जी की भी एक लिमिट होगी, यानी कहने का मतलब है उनके टेम्परेचर की भी, उन मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उसकी कुछ लिमिट होगी, तो उसकी भी एक लिमिट होगी, यानी एक वैल्यू होगी। अगर वो उसके बॉडी से उसके टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे, अब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम वैंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगी, और जब वो कमजोर पड़ेंगी तो अब क्या होगा, उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल जो पहले आपस में टकरा रहे थे, अब वो टकरा के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। इसका मतलब है अब उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सैंड जो होता है, हमारे पास सैंड जो हम परफ्यूम यूज करते हैं, अपने कपड़ों पे स्प्रे करते हैं, वो एक तरीके से गैस की तरह होता है, क्योंकि उसकी उसमें स्मेल होती है ना, तो वो एक जगह उसकी स्मेल नहीं रहेगी, आप जहां जहां जाओगे वो स्मेल जहां जहां पहुंच सकती है वो वहां तक पहुंचेगी। तो उसका मतलब है उसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स थे ना, उनको जितनी भी स्पेस मिल रही है वो फैलते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे बात की कि वो अपनी क्या कर रहे हैं, स्पेस चेंज कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, उनकी जो है वो क्या हुआ, अब उनको जो है जितनी स्पेस मिल रही है तो वो खुली जगह पे चल जाए। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि गैस है, गैस एक जगह नहीं रहेगी, जब तक आपने कमरा बंद रखा हुआ है वो उसी में रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने कमरा खोला वो वहां से निकल जाएगी, और निकल के दूर तक जहां उसको जगह मिलेगी वो वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की सॉलिड की एग्जांपल दे दी कि एक सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो कैसे कन्वर्ट होता है, और उनके मॉलिक्यूल्स को जब जो है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जब आप उसको जो है हीट अप करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, और फिर जब हीट अप एक पॉइंट पर आएगा कि उनको इतनी हीट मिल जाएगी कि उनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कमजोर पड़ने लगेंगी, और फिर जो मॉलिक्यूल से वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो जो है लूजली बाउंडेड होके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चले जाएंगे। और गैस में तो फ्रीली मूव करते हैं, बगैर टकराए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसकी मजेदार एग्जाम्पल कैसे है कि आप इंडिया चले जाएं, या वहां पर आप रोड क्रॉस कर रहे हो या ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, पाकिस्तान में एग्जाम्पल ले लें, या आप बस में खड़े में, या यूनिवर्सिटी का पॉइंट होता है, आप इतना भरा हुआ होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ टकराते हुए अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं, और कभी तो इतना भरा हुआ होता है सिर्फ आपस में आप खड़े हुए एक जगह जो है बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं, और अगर स्पेस कम हो तो बगैर टकराए आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ठीक है, हीट क्या है, हीट कॉम्बिनेशन है दोनों का, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मॉलिक्यूल्स का, जबकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है इक्वल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है टेम्परेचर में सिर्फ किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट जो है फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, जबकि टेम्परेचर जो है इट राइजेस व्हेन हीट and falls down when an object is cooled down। यानी ये कह रहा है कि आपके पास जो हीट है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में, ये हमारे पास डेफिनेशन में भी इसके लिखा है, जबकि टेम्परेचर जब बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब कोई बॉडी हीट अप करती है,
और टेम्परेचर कम कब होता है, जब कोई बॉडी को हम ठंडा करते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो, नीचे चला जाए। यानी कोई बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब हम उसको हरारत देना शुरू करेंगे, एनर्जी देना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारे पास टेम्परेचर तब गिर जाएगा जब हम उसको ठंडा करेंगे या किसी ठंडी जगह पे रखते हैं। अब यूनिट आ गया, जो आपके पास हीट का यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है, और जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट। इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास वो केल्विन है, ठीक है। मैं इसके कुछ फॉर्मूलेज इसके लिखूंगी यहाँ पर, तो हम उसके थ्रू ना उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे कि केल्विन टेम्परेचर वो और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो बॉडी का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। देन फिर हमारे पास जो हीट है उसको किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम जो है वो हीट को मेजर कर सकते हैं। और जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। फिर आपके पास ये तो पढ़ लिया कि हमने पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि दोनों क्या है, कि हीट जो है ट्रांसफर एनर्जी के फॉर्म है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, जबकि टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा डिग्री है किसी भी बॉडी का जिससे हम किसी भी बॉडी की ठंडक और उसकी गर्मी को हम फाइंड कर सकते हैं, गर्माइश को। दूसरी हीट जो है सम होती है दोनों एनर्जीज का, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जबकि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज होता है। ये सम है टोटल, यानी सम है दोनों की एनर्जीज का, जबकि टेम्परेचर क्या है, एवरेज है। और हीट जो है फ्लो करती है हॉट से कोल्ड बॉडी में, जबकि इसमें हमें दिखाया है कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, और जब हम उसका ठंडा करते हैं उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। फिर यूनिट उसने कहा कि इसका यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, और हीट का यूनिट जो होता है वो हीट को मेजर करते हैं आप कैलोरीमीटर से, और टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। हमारे घरों में नॉर्मल थर्मोमीटर्स होता है, वैसे हाफ डिग्री थर्मोमीटर भी होता है, फुल डिग्री थर्मोमीटर भी होता है। हाफ डिग्री का मतलब है उसमें आपके पास ना आप उसमें 0.5 भी पढ़ सकते हो, और अगर फुल डिग्री थर्मोमीटर का मतलब है कि आप उसमें जो है पॉइंट्स में नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए हीट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, क्यू का सिंबल, हम ये सिंबल यूज करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम हीट को। जहां हमें क्यू नजर आ जाएगा हम कहेंगे कि वो हीट है, या कोई एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास सवाल क्या है। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। अच्छा, अब आ जाइए आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाने से पहले हम जो है ना सबसे पहले कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की हीट की, हमारे पास इसमें 3 चीज़ों का काम होता है। एक हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी, तो मैं दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ इन तमाम चीज़ों का, फिर हम ऐसा करते हैं हम क्लास जो है ख़त्म करते हैं अपनी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे, बाकी मैं चीज़ें अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। और ये इंशाल्लाह ये मैं डाउनलोड करके, इंटरनल एनर्जी क्या है, अप्लाइड हीट क्या है, यानी सप्लाइड हीट या अप्लाइड हीट जो भी है, इसको सप्लाइड भी कह सकते हैं क्योंकि हम बॉडी को सप्लाई दे रहे होंगे, या अप्लाई जो भी है, यानी वो हीट जो हम बॉडी को दे रहे होंगे वो सप्लाई या अप्लाइड हीट कहलाएगी। वैसे सप्लाइड ही सही है, अप्लाइड तो नहीं। और दूसरा होगा वर्क डन, ठीक है, जो बॉडी परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब बता देती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्या आगे डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये है क्या। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या है। वैसे ये डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसकी बात हम उस दिन करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी की खुद की एनर्जी भी होती है, यानी आपकी बॉडी में खुद पहले से मौजूद जो एनर्जी होती है वो आपकी कहलाती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और सप्लाइड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी या वो हीट जो आप बॉडी को देते हो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन फॉर्म ऑफ हीट। अलग से आप एक्सटर्नली जो हीट देते हो ना वो सप्लाइड हीट कहलाएगी।
और जो आपकी बॉडी के अंदर जो हीट पहले से मौजूद होगी, जैसे मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो वो मेरी क्या है इन फॉर्म ऑफ, मैं कहूँ अगर हीट, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अगर मेरी बॉडी को हीट अप किया जाए, मैं जल जाऊंगी, क्योंकि मेरी बॉडी का जो खाल है, जो मेरी खाल है, वो 37 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या होगा कि वो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं एनर्जी मेरी बॉडी को मिल रही होगी आग लगने की वजह से, तो वो सप्लाइड हीट होगी। और जाहिर है अगर मेरी बॉडी जल जाएगी तो इसका मतलब है उसने वर्क डन परफॉर्म कर दिया। सो मेरे पास वर्क डन क्या होगा कि मैंने इंटरनल एनर्जी मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने कुछ और एनर्जी उसको दी, तो मेरी बॉडी का जो है वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया। तो उसने क्या किया, वर्क डन किया, यानी उसको फोर्स मिली, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, अब वर्क डन कई तरीक़ों से हो सकता है। जैसे एक वर्क डन मेरे पास होता है 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि एक बॉडी पर मैंने फोर्स लगाई, उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो उसको भी हम वर्क डन कह रहे होते हैं। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो उस तरीके से होगा, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर प्रेशर डाला है इन फॉर्म ऑफ लोड, जैसे कि हम किसी गधे के ऊपर जो है सामान लाते चले जाते हैं, गधा गाड़ी पर जितना सामान कम होगा, आपका गधा जो है उतना तेज दौड़ेगा, यानी उसका जो है उस पर लोड कम से कम पड़ा है, तो वर्क डन वो ज्यादा कर रहा है। लेकिन जितना ज्यादा आप उस पर सामान लाते जाओगे, उससे जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चलना शुरू करेगा। इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, तो वो वर्क डन क्या कर रहा है, कम परफॉर्म कर रहा है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा बताना था कि आपके पास जो वर्क डन है, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, यानी प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा, P डेल्टा V होगा। ठीक है, यानी आपके पास वॉल्यूम एक्सपैंड और कॉम्प्रेस्ड हो सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। हम इसके अलावा कुछ यहाँ पर लॉस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास ना मैं यहीं अब ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोगों की मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अभी 25 मिनट है, फिर वो अटेंडेंस पे आ जाएंगे। आज 22 है। बोलते हैं, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ। 22, 1 मिनट। आज तो बच्चे भी कम है ना। खोला तो है मैंने, अब तक खुली क्यों नहीं मेरे पास अटेंडेंस। आप लोग की अटेंडेंस लेते हैं। 1 मिनट, ये ज़रा मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ।
अच्छा जी, आप लोगों का नाम शो हो रहा है। अच्छा, अटेंडेंस मेरे पास है तो नाम मौजूद हैं सानिया, सनव जी, जवेरिया नासिर, सैयदा यमुना और अरीबा। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, सानिया, जवेरिया नासिर, सैयदा यमुना, अरीबा रहमान। ये 4 बच्चे अभी मेरे पास क्लास में मौजूद हैं। बाकियों से कह देना कि वो वीएलई पर अपनी अटेंडेंस लगा दें। अब चाहें तो आप लोग अपनी क्लास जो है लीव करना शुरू कर दें। मैं क्लास बस यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह मंडे को मैं 10 बजे आप लोगों की क्लास लूँगी। ठीक है, 10 से 11:30 हमारी क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास, ताकि फिर हमें हफ्ते को लेनी ना पड़े, या वेडनेसडे को किसी एक दिन में कर दूँगी इसके, क्योंकि लाइट आजकल जा रही है। कुछ कहना है किसी ने? बोलो। नो मिस। ठीक है, फिर सब जाना शुरू कर दें अच्छे बच्चों की तरह, ताकि मैं अल्लाह मीटिंग हाफिज एंड मिस। टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।